बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। जनाब नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज सब कॉन्टिनेंट के, पाकिस्तान के एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे, सुपरस्टार हैं और सुपरस्टार रहेंगे। 250 से ज़्यादा फिल्में की और 100 से ज़्यादा फिल्में इनकी ऐसी हैं जो कि सुपर डुपर हिट रहीं। बेशुमार खूबसूरत, मेमोरेबल, मेलोडियस गाने ऐसे हैं जिनमें आपको ये परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। उन गानों के साथ आपको इनकी यादें और इनके साथ आपको उन गानों की यादें आती हैं। ये कहने में बहुत आसान लगता है, सुनने में भी बहुत आसान लगता है, लिखना भी शायद आसान होता है, मगर आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बिलाशुबा करोड़ों दिलों की धड़कन है। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली हैंडसम, टैलेंटेड और बेपनाह आर्टिस्ट शाहिद हमीद साहब। वेलकम टू द शो शाहिद। थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इज्जत अफजाई, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई मुझे कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया एंड इट इज़ ए बिग ऑनर फॉर मी कि फसी साहब ने मुझे बुलाया। सर और प्लीज क्यों, और आपको बड़ी देर के बाद में याद आया। हमें समझ नहीं आती थी आपको अप्रोच कैसे करें। जी जी, हमने कहा यार शाहिद साहब पता नहीं राजी होंगे कि नहीं होंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। आप के जो वाले साहब थे उनसे बड़ा हमारा सलाम दुआ थी और आप किसी वक्त भी मुझे कहते मैं हाजिर हो जाता। नहीं, बहुत ही ज़्यादा एहतराम है आपका असल में मेरे दिल में। और सच्ची बात है कि मुझे वाकई लगता था कि यार शाहिद साहब को कैसे राज़ी किया जाए ना, तो वो हिम्मत नहीं पड़ती थी हमारी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और वो मेरे आपको देख के मुझे जो मिसरा है ना, हमेशा मुझे देख के ये ख्याल आता है कि तुझसे देखूं कि तुझसे बात करूं। वेरी गुड। हाँ, मतलब आपको देख के हमेशा मुझे ख्याल आता है कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसे हसीन लोग, कैसे कैसे हसीन चेहरे और शख्सियात जो हैं वो तख्लीक की हैं। थैंक यू। कहाँ से शुरू करें शाहिद भाई? वो खान नवाबजादा लियाकत अली खान साहब से शुरू करें, उनकी नवाब फैमिली से शुरू करें, या यहाँ से शुरू करें कि जितने आप नज़र आते हैं स्क्रीन पे रोमांटिक इतने ही हैं? इससे ज़्यादा हूँ। रोमांटिक होना कोई बुरी बात तो नहीं, तो अच्छी बात है, मैं तो यही कह रहा हूँ। और असल में हम लोग जब काम कर रहे होते हैं अपनी फीमेल स्टार्स के साथ, तो उसके अंदर लोगों की पता नहीं क्या राय होगी, लेकिन उस वक़्त आप यकीन करेंगे आप उस वक़्त एक्चुअली खोए हुए होते हैं अपने काम के अंदर ही। जो दूसरी आप थॉट्स हैं ना, वो दूसरे थॉट्स बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल आ ही नहीं सकते। हाँ, क्योंकि इतने लोग होते हैं, कैमरे के पीछे होते हैं, लाइट्समैन होते हैं, तो आई थिंक सो कि आप इन्वॉल्व होते हैं अपने काम के अंदर। लेकिन सर शॉर्ट भी कट होता होगा, लोग जाते भी होंगे। हाँ, यकीनन जाते भी होंगे। वहाँ भी जब शॉर्ट कट होगा आते भी होंगे। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कोई ना कोई शॉर्टकट तो जिंदगी में निकल ही आता होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब खास तौर के ऊपर जब लॉन्ग शॉट होता था तो उस वक्त तो शॉर्टकट्स ही कट थे। अच्छा ये बताइए, आप शॉर्टकट के माहिर क्यों समझे जाते हैं? असल में थे ये नेकनामी है, बदनामी है, या सिर्फ आपके बारे में बातें बनी? मेरा ख्याल है मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही की है। ज़्यादा बनी। मैं इसको फील करता हूँ, लेकिन बाद में मैंने फील करना छोड़ दिया। इसलिए कि आप जब देखें स्कैंडल्स जो हैं बाहर के मुल्कों में, तो मैनेजर्स रखे हुए होते हैं 2-2, 3-3 कि हमारे स्कैंडल बनाए। हमारे यहाँ तो अगर आप किसी के साथ बैठ भी गए या किसी के साथ खाने के लिए चले गए या कहीं हो गए, तो आपने स्कैंडल बना दिया उन्होंने। और आपने सारी जिंदगी छुपाए होंगे। नहीं, मैंने नहीं छुपाया। आई वाज ओपन। तो जो कुछ आया इसके अलावा कुछ नहीं था।
मेरा ख्याल है जो कुछ है मैं एवरीबडी नोज अबाउट मी, लेकिन जितना जो कुछ कहा गया है हाँ उसको आप ये समझें कि अबाउट 60% उसको ज़रा कट करते हैं, कट कर 40% ठीक होगा। लाजिम बात है, जब आदमी यंग होता है कुछ चीज़ें उसे चाहे जाना, या ये है कि भाई सिन्फ मुखालिफ जो है वो उस पर फिदा है, कभी कभी अच्छा भी लगता है उसे, मगर लाजिम बात है घरेलू लाइफ बहुत कुछ डिस्टर्ब भी होता है ना उसका। तो अब आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी आता रहा आपके बारे में उसमें से 40% या 50% दुरुस्त होगा, 50% जी ऐसा ही है। उसने कितना तकलीफ दी, कितना डिस्टर्ब किया आपकी ज़िंदगी को? मेरी जो फैमिली वाइफ हैं, क्योंकि जब मैं अपने करियर में आया तो आते ही अभी मेरी पहली फिल्म रिलीज़ ही हुई थी आंसू, तो आई गॉट मतलब मेरा निकाह हो चुका था, ठीक है। जब मेरी फिल्म हिट हुई आंसू, फिर तहजीब, सो ऑन, तो उसी दौरान आई गॉट मैरिड, लेकिन आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज 19 ईयर्स और 20 ईयर्स। उसमें ऐसा हुआ कि एज हुई ना बिल्कुल जिसे कहते हाँ हैं। जी, तो मैंने इंटरमीडिएट किया था, अभी ग्रेजुएशन भी नहीं की थी मैंने, तो मैं इस कैरियर में आ गया। हमारे जो प्रोड्यूसर थे मेरे, बल्कि उस्ताद भी मेरे, अब्बास नौशा साहब, उनकी फिल्म थी एक रात, तो वो तो रुक गई। तो मेरी जो फैमिली लाइफ है वो बड़ी डिस्टर्ब हुई, कुछ गलती मुझसे हुई, और मैं एडमिट भी करता हूँ कि मुझसे गलती हुई, एंड आई फील वेरी सॉरी। वो मेरा ख्याल है हो जाती हैं, आई थिंक सो। और मैं बड़ा ब्लंट था, बड़ा आई वॉज वेरी यंग। नवाबजादा भी तो थे ना सर? बस आप तो उसमें फिर है, आई डिपेंड अपॉन दैट कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ ऐसा। लेकिन आपको लगता है शायद भाई इंसान है ना, बेशुमार इंसान जब अपने अपने गिरेबानों में झांक के देखें, हम सभी लोग, मैं किसी की भी बात नहीं कर रहा, तो हर शख्स की ज़िंदगी गलतियों से, अच्छाइयों से इबारत होती है जी। मगर ये प्रेस में आना और लोगों की मुदाखलत, आप समझते हैं कि उसकी वजह से ज़्यादा ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई? आई थिंक कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मेरे कुलीग्स ने मुझसे ज़्यादा किया हो, और उनका उस ज़माने में जब ये हमारा जो मीडिया था वो इतना नहीं था, एजुकेशन भी नहीं थी इतनी, तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे पोर्ट्रे किया, मतलब सपोज मैं पानी का गिलास पी रहा हूँ, सपोज लेट्स से, तो उन्होंने कहा कि ये पानी का गिलास तो नहीं पी रहे, और मेरे साथ तो ऐसा हुआ, आप यकीन करेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक्सरसाइज करता था लॉरेंस गार्डन में, तो एक साहब है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बड़े अच्छे दोस्त भी थे मेरे। तो उन्होंने क्या किया कि मैं एक्सरसाइज करने के बाद, मैं वॉक शॉक करने के बाद, थोड़ी सी रनिंग के बाद, तो मैंने ग्लास में पानी पिया, तो उन्होंने नीचे कैप्शन लिख दिया कि शाह साहब ने तो शराब पीनी छोड़ दी। अब जस्ट इमेजिन, अब ये इम्पैक्ट जो है, ये बात कहना और ये लिखना, ये मेरा मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि बात उन्होंने कर ही दी ना जो करनी थी। तो ऐसा हुआ, बहुत सारी बातें ऐसी हुई कि जो एजुकेटेड लोग हैं या समझदार लोग हैं, जो फैमिली वाइज लोग हैं, वो ज़ाहिर समझते होंगे कि यार ये ऐसे जो स्कैंडल्स बने हैं, कई ऐसी चीज़ें बनी हैं कि विच वॉज मतलब नॉट गुड, और ऐसा जैसे इन्होंने लिखा है अखबारों के अंदर, ये ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कोई मजबूरी नहीं थी। कुछ चीज़ें तो शायद साहब ऐसी हैं जो आप सही कह रहे हैं, मैं भी उस तरफ जाना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारे उसमें लोगों के नाम आते हैं, नाम लेना हमारा कभी भी, जैसे वो कब्रिस्तान वाले कुछ मामला थे। जी जी। अब वो बिल्कुल समझ ही नहीं आती कि देखिए वो एक ऐसा स्कैंडल है कि आप सोच नहीं सकते कि उसमें जरी सी भी जो है ना हकीकत नहीं है जो कुछ हुआ। भुट्टो साहब का ज़माना था, और मैं चूँकि आई एम ए फैन ऑफ मिस्टर भुट्टो, और छोड़ा नहीं, आज भी उन्हीं का फ़ैन हूँ मैं।
तो डेमोक्रेट हैं बहुत बड़े आप। नहीं, ये बहुत अच्छी आपको बात बोल दीजिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुल्क का इतना बड़ा नाम और वो एक लेकिन डेमोक्रेट मुझमें है, ये है कि democracy को उसका- मुझमें नेशनलिज्म बड़ा है। मुझमें ये है कि मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम फॉर ऑल, बिकॉज आई बिलोंग टू पाकिस्तान। पाकिस्तान मेरा मुल्क है। कभी मैंने नहीं सोचा कि बाहर जाके किसी मुल्क में काम करूँगा। एक्चुअली आई वाज ऑफर्ड आल्सो, लेकिन मैंने काम नहीं किया, बिल्कुल किया। मुझे ये बताइए, जब 19-20 बरस के थे आप, जी, आईना देख के क्या ख्याल आता था? कभी आप यकीन करेंगे, कभी मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मतलब मुझे ये तो बाद में पता लगा ना सारी बातों का। उस वक्त तो ऑर्डिनरी जैसे नहीं सर, ऑर्डिनरी तो कभी भी नहीं थे आप। और आप ही को आईना देख के ख्याल आता था बचना ऐसे बहुत सारे लोगों का हादसा है इस मुल्क को बनाने के अंदर। मेरा भी एक हादसा ऐसे ही है जैसे मैं इस कैरियर के अंदर आया। अदरवाइज देयर वाज नो चॉइस। और जब पता लगा, आपके वाले साहब तो बहुत मेरे खराब- वाले साहब को पता लगा, तो इतनी मार पड़ी है, इतनी मार बेल्ट से पड़ी ना? है कि आज तक याद है। बेल्ट से गालिबन। बेल्ट से, जूतों से सर। सलाम रोज झूठ बोलता था ना, शूटिंग शुरू हो गई, घर नहीं बताते थे। झूठ ही झूठता सर, झूठ ही झूठ। वो समझते कि रात को ये आ रहा कहीं और कहीं तो नहीं जा रहा, कोई मतलब गाने वाने तो नहीं सुनने लग गए। उनके माइंड में ये बात आई जो मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई रात को कि शायद ये मसला ना हो। अच्छा, ये जो वालिद साहब ने पिटाई आपकी की, ये पकड़े जाने में आपके एक मैनेजर का बड़ा किरदार था ना? हाँ जी, हाँ वो बड़ा जी। दिलचस्प वाकया। वो ऐसा था कि जब, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, तो मेरे वालिद साहब ज़्यादातर विलेज में रहते थे, 15 दिन 18 दिन। तो हमारी एक शॉप थी अनारकली अनारकली के में अंदर। गया। उसके अंदर वो मैनेजर थे। तो मेरे वालिद साहब ने कहा ये कॉलेज के अंदर हैं भाई, कभी आ जा करें, 100-200 रुपये उनको दे दिया करो। तो हम तो 29 तारीख को पहुंच जाते थे, भाई निकालो, तड़िए छड़िए भी लगानी, उसको ज़्यादा ले लेने, 100-200 के साथ 50-100 रुपये और ज़्यादा ले लेने। उसको इस बात की बड़ी गुस्सा था कि उसको ये तड़ियाँ लगती थी महीने में 2 दफ़ा 3 दफ़ा। अब हम लेट आना शुरू हो गए। तो मेरे वालिद साहब टहलते हुए, एक नौकर साथ उनके होता था, तो वो दुकान पे गए। तो उन्होंने कहा नवाब साहब आइए, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। यहाँ से काम स्टार्ट। टांगे में बिठा के, गाड़ी घर पे खड़ी हुई थी क्योंकि ज़रा वॉक करके जाते थे, तो बाकायदा उनको अच्छे से टांगे में बिठा के लक्ष्मी चौक लेके आए। भाई जालिम आदमी। जुल्म अजियत की इंतहा है, देखे ना। कुछ लोग अजियत पसंद होते हैं ना। हाँ जी, उसने हाफिज साहब ने पूरा बदला लिया, जो पिछला जो उसका बदला था 2-3 साल का, वो उन्होंने पूरा लिया। और टांगे से उनको उतार के बाकायदा उस बोर्ड के नीचे लेके गए, और उन्होंने कहा नवाब साहब देखें ये तस्वीर किसकी है। और हमारी जो तस्वीर थी वो दीवा बेगम के साथ पूरा पोज बनाया हुआ था। उस रात जब मैं पहुंचा हूँ तो अभी सलाम ऐसे ही था, और जनाब जूतों से बंदूकें निकल आई, पता नहीं क्या क्या हुआ वहाँ पे। मेरी सारी फैमिली, मेरी बहनें, मेरी फूफी हैं, मेरे ताया डॉक्टर गुलाम बीक साहब, वो जनाब उन्होंने बच बचाव हुआ मेरा। घर से बाहर निकल के किराए के घर में चले गए। हीरो साहब के साथ जो हुई आप पूछे ना क्या हुआ। तो ये जो किस्सा है, ये आज से पहले, ये आप ही के प्रोग्राम में मैं बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी किसी को इस तरह नहीं बताया। ये सॉरी, हमारे लिए बड़ी हमेशा गोल मोल कर जाता था बात को। नहीं, मोहब्बत है, बहुत बड़ी इज्जत अफजाई। No, I love your father very much. थैंक यू सो हाँ, मच, हाँ थैंक यू सो मच, बड़ी इज्जत अफजाई। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहरहाल घर से निकाल दिया, फिर किराए का घर लिया, फिर ऐसे मेरे जहन में जुमला है, मैंने कहा उन्होंने गुस्से में ये ना कहा, इस तो बेहतर सी कि वही कर ले। सही कह रहे हैं आप, सही। Stay with us, stay with us, stay with us, नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, कहीं नहीं जाइएगा। और ऑफ कोर्स आप कैसे जा सकते हैं, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिस वक्त ये स्क्रीन पर होते थे, सिल्वर स्क्रीन पे लोग उन्हें देखते थे,
तो पलके नहीं झपकते थे, और अब टेलीविजन की स्क्रीन पर जब ये नजर आते हैं, कैसे मुमकिन है कि कोई चैनल जो है वो चेंज कर दे। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मोहतरम शाही साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त प्रोग्राम के मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਇਤਜਾਜ ਚ ਪੀਲਾ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਸ਼ੋਅ ਚ ਕਾਲਾ ਪਾਈ। अच्छा, ये फरमाइए कि जैसे नवाब आप बने हैं और खासतौर पे उमराव जान अदा में शायद ही कोई बना हो। उमराव, हम वो सौदागर नहीं जो इंसानों की इस मंडी में औरतों का गोश्त खरीदते हैं। कसम ले लो, जो इससे पहले ही इधर से कभी गुजरे भी हों। तो वो नवाबी खून काम आया या सिर्फ अदाकारी काम आई? नहीं, वो खून तो बहुत काम आया उसमें। उसमें बैठने का उसका हाँ, स्टाइल और क्या उसमें- बात है जी। और जो, लेकिन मैं आपको बताऊं, उस ज़माने के अंदर जो लोग थे, जैसे आगा तालिब साहब, हाँ, अलाउद्दीन साहब, अब वो थे ऐसे कि मसलन उन्होंने, मैं चल के आ रहा हूँ सामने से, तो उन्होंने आराम से मुझे बुलाया, शाह साहब। मैं कहा ना जी शाह साहब, मुझे आप वैसे कहें। मुझे कहने लगे कोई वो नवाबियत की चाल नहीं आ रही। मैंने कहा अच्छा जी। तारी साहब ने कहा, ये आगा तारी तारी साहब। अब मैंने कहा जी अच्छा। फिर चल के आए, तो मैंने उनकी तरफ फ़ौरन देखा, तो उन्होंने कहा, फिर मैं चल के आया, मैंने कहा अब ठीक। यानी कि ऐसे सेट के ऊपर ऐसे बताते थे। ये इससे पहले मैंने कभी आज तक एक्सपोज नहीं किया जो मैं अब कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज। अलाउद्दीन साहब ने कहा कि भाई बात सुनो शायद साहब। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा जब आपने कैरेक्टर को देखना है ना, तो उस कैरेक्टर के साथ आपने चाल ज़रूर देखनी है, उसकी चाल क्या बनेगी। वो आज तक ऐसी घेराबंदी है जनाब, सही कह क्योंकि ये लोग आपका उस्ताद हैं। फुटवर्क बहुत कमाल होता था। जी, जी। कोई शक, कोई शक। क्या सबिया भाभी ने, जी, सबिया भाभी ने जो कमालात मुझे बताए हुए, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, बिकॉज हमारे पास स्कूल तो और कोई था नहीं, यही लोग थे। लेकिन उसमें एक बात थी, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने कॉपी करनी है। जो मेरे उस्ताद थे अब्बास नौशा साहब जी, तो उन्होंने तो मुझे 1.5 साल सिर्फ यही सिखाया जो बातें कर रहा हूँ। मैंने कहा यार 1.5 साल फौज से भी गए, ये फिल्म से भी बाहर निकलते नजर आ रहे, वो गरीब थे और मैंने कहा फिल्म नहीं बनती। वो तो इत्तेफाक हुआ कि हसन तारिक साहब ने, एक और थे हमारे प्रोड्यूसर मसूद खान साहब, जिनकी फिल्म आंसू थी। तो क्या फिल्म थी आंसू? हाँ जी, वाह, व्हाट ए मूवी। और उसके अंदर जो मेरा सीन था, जो आखिर में जो डेथ का सीन था, दैट वाज ट्मेंडस। वो अल्लाह ताला ने बस इज्जत रखी मेरी। और फिर मेरा वैरायटी और ऐसे आ गया कि फिर मेरी दूसरी फिल्म जो थी तहजीब, उसके अंदर मैं पागल बन गया। उसी दिन जिस दिन मेरी तहजीब लगी है फिल्म, उसी दिन मेरी फिल्म रियाज शाह साहब की लगी, ये अमन। उसमें मैं गेस्ट था, उसमें आई वॉज ए आर्मी ऑफिसर, उसमें कैप्टन था मैं। कौन है ये लड़की? इसे पकड़ क्यों लाए? ये एक दीवानी लड़की है, बैरकों में घुसाई थी। हवलदार ने इसे ग्रेनेड चोरी करते हुए पकड़ा। तो मुझे अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मुझे वैरायटी ऑफ रोल्स मिले। हाँ, बहुत बहुत जी, वैरायटी थी। तो ये दुरुस्त क्या? अल्लाह ने बड़ा मुझ पे करम किया और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन शायद भाई जैसे रोमांटिक गाना आप पिक्चराइज करते थे सर दिल से करता था ना, दिल से करता था सर। अब आप यकीन करें, मैं यानी कि शुमार नहीं कर सकता कि रफ्ता रफ्ता मैंने कितनी मर्तबा सुना, मतलब जी। हजारों मर्तबा, अगर मैं लाखों ना और कहूँ अगर तो- आपको भी ये बताऊं, सॉरी आपकी बात करती Please. है, ये फिल्म मैं नहीं कर रहा था, क्योंकि एस सुलेमान साहब ने कहा कि भाई तो करनी पड़ेगी आपको, और टाइम नहीं था। ये गाना 3 घंटे में पिक्चराइज हुआ। ये 3 घंटे का वेरी नाइस। क्या हमने क्वालिटी, क्या क्वालिटी ऑफ वर्क हुआ है। Yes, yes.
और क्या लोग नेचुरल काम हुआ हुआ है। बड़ा नेचुरल। क्या क्लोजअप्स हैं और क्या गाना है, ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल। क्या 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 क्या। अभी मैं लंदन में था, तो आपको मैं ये बताऊं कि मुझे हमारे पाकिस्तान में आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कि बड़ा प्रोटोकॉल दिया हमारी एम्बेसी ने ग्लासगो के अंदर, और वहाँ पे काफ़ी मतलब लोग आए हुए थे स्कॉटलैंड के अंदर, और आप यकीन करें इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड कि उन्होंने कोई 200, 250, 300 बंदों का अरेंज किया हुआ था। बर्फ़ पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, उतने ही लोग बाहर थे, लेकिन वहाँ पे जगह कम पड़ गई। और जब ये गाना चला है ना, एक बार चले आओ फिर आके चले जाओ, जितनी वहाँ पे खवातीन ही वो खड़ी हो गई, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भाई उस जमाने में क्या हाल हुआ होगा जब ये फिल्म रिलीज हुई। वाह, बड़ी बात। तो बड़े अच्छे अच्छे गाने मेरे बच्चे रहे। एक शेर मुझे याद आ गया, आपकी नजर आज। जी। इश्क हर चीज की तासीर बदल देता है, इश्क हर चीज की तासीर बदल देता है, बर्फ गिरती है तो एक आग सी लग जाती है। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल, शुक्रिया शुक्रिया जी। बढ़िया रिदा जादुई संदूक की तरफ। अच्छा शाही साहब, आपका वो गाना नहीं था ये सफर तेरे मेरे प्यार का? जी जी। ये जी कुड़ी कीचड़ में गिर के गा रही होती, ये सफर तेरे मेरे प्यार का, मेरी जान और जिंदगी ना तमाम। आपने तो गाने का हुलिया बिगाड़ दिया। तो शायद जादुई संदूक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या है यहाँ? वाह वाह। मैंने देखा फैसला करने में जल्दी नहीं करते आप। जी बहुत जल्दी हमेशा की मैंने। अब तो मैं कह सकता हूं, मैं सवाल यूं कर सकता हूं कि नवाब साहब को क्या याद आ गया? जी इसमें मेरी यादें हैं, मेरा बचपन है इसमें। वाह। जब मैं छोटा था, मेरी वालदा थी जो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने ये मुझे दिया। वालदा ने? जी। तो इसमें जो थोड़े बहुत पैसे होते थे, कॉइन्स, वो मैं जमा करा करता था इसमें। तो कितनी उम्र थी जब वालदा ने आपको तोहफा दिया था इसका? मैं उस वक्त हार्डली 7 ईयर्स का हूँगा। 6-7 बरस। हाँ जी। तो ये तो काफ़ी कलरफुल है, तो वो ब्राउन रंग का था, मुझे सादा याद होता है, सादा था बिल्कुल, जैसे घड़े होते थे। ये जैसे घड़े होते थे बिल्कुल। सो मेरी मेमोरीज हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कि मैं अपने माजी में गया हूँ थोड़ी देर के लिए। मेरी ज़िंदगी को सबसे जो ट्रेजेडी है, आई डोंट नो मैं कैसे बयान करूँ इसको। मेरे ख्याल है मैं जो एक्टिंग में जितना भी कामयाब हुआ, उसमें मेरी मदर का हाथ बहुत है। एक ऐसा सीन मिला, एक मेरी फिल्म थी घराना, उसमें मोहम्मद अली साहब थे, मैं था, मसूद अख्तर साहब थे। तो मेरी वालदा जो वो बीमार हुई हुई हैं, और मैं दवाई लेने जाता हूँ, और जैसे ही मैं दवाई लेने जाता हूँ, तो जैसे ही मैं आया हूँ दवाई लेके, तो ऐसे मैंने कदम रखा है तो मेरी वालदा की डेथ हुई। और ऐसे ही मुझे सीन, ये तो सीन किया मैंने। हाँ। और ओरिजिनल लाइफ में ऐसे हुआ कि मैं स्कूल से आ रहा हूँ, स्कूल से आया, मैंने देखा मेरी ये हवेली जो है, जी जी, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हाँ। मैंने कहा ये गाड़ी क्यों? खैर मैं फटाफट कमरे में आया, तो ऐसे मैंने कदम रखा, तो मेरे ताया जो के डॉक्टर थे, डॉक्टर गुलाम बीक साहब, उन्होंने ऐसे नब्स पकड़ी हुई थी। तो ऐसे मैंने कदम रखा है और मेरी वालदा की डेथ हुई। तो आप सोचो वो सीन क्या किया होगा मैंने। अगर आपको कभी इत्तेफाक हो, वो आप फिल्म देखें आप। सज्जाद चला गया है माँ। माँ, तेरी तौहीन का दाग मेरे सीने पर भी अभी तक मौजूद है, इसे माफ कर।
तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा उस सीन को करना। मैं आपको बता नहीं सकता। इट वाज मेरी जो लाइफ का जो एक पहलू है उसमें हसन तारिक साहब का बड़ा दखल है। जी जी। मतलब उनकी मेकिंग में, उनका मुझे कैरियर में लेके आने में, अल्लाह ताला के बाद फिर जब उन्होंने देखा कि यार ये तो हर वक्त अपनी माँ को ही याद करता रहता है, शाम पड़ती है, और तो उन्होंने मेरे लिए एक फ़िल्म बनाई प्यासा, रज़िया भट्ट साहिबा का एक नावल था वैशी, उसके ऊपर उन्होंने सो मैं आई एम ए लवर ऑफ माई मदर, यू नो, एंड आई ऑलवेज ऑटोग्राफ मदर इज़ नेक्स्ट टू गॉड, आई ऑलवेज। ये मैंने कैफ़ी साहब इनके वाले साहब थे, तो ये और मैं एक दफ़ा एवेन्यू स्टूडियो में खड़े हुए थे, तो उनके मुंह से भी यही निकला और मेरे मुंह से भी यही निकला। मेरी ये मेमोरीज हैं और आई रियली मिस, और इसी चीज़ से लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाया, फिर एक्सप्लॉइट किया ना मुझे। ये जो आपकी माँ के लिए मोहब्बत थी। हाँ जी जी जी। तो आई फील वेरी मच कि उनको लगता था ये शाहिद साहब का इंतहाई जज्बाती और एक इस हवाले से जो कहेंगे फिर वो मनवा लेंगे। ऐसे ही हुआ, और इतने सेट टूटे नहीं होंगे जितने मैंने पैसे दिए होंगे उनको। ये हुआ है कि मैं शूटिंग्स पे लेट आया हूँ, शूटिंग्स कैंसिल भी हुई, लेकिन इसके पसे पर्दा ये पता नहीं कि उनको मैंने पैसे कितने दिए हैं उस शूटिंग ख़राब होने के। और फिर मैंने ऐसा भी किया है कि मैं सेट से बाहर नहीं निकला जब तक उनका मैंने ख़त्म नहीं किया सेट। यू नो, पॉजिटिव पहलू तो ये कभी ले गए नहीं आया ना, मतलब मेरे साथ ये ऐसा हुआ है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, शायद बहुत सारे लोगों ने मुझसे ज़्यादा किया हो, लेकिन जिस तरह उन्होंने मुझे पोर्ट्रे करने की कोशिश की और जिस तरह उन्होंने मुझे इस दुनिया के सामने दिखाया, इट इज़ नॉट ट्रू। इन फैक्ट ऐसा है नहीं। जो कुछ इन्होंने मेरे बारे में एक राय कायम की, आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी फ्रैंक। अगर मैंने कुछ किया है ना तो मैं कहता हूँ भाई अल्लाह को पता है, कम ऑन हैव इट। तो लोगों को मेरा ख्याल है ये डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सो, यू शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और वैसे तो आपको वैसे होना चाहिए बड़ा, लेकिन मुझे बताया कि आपका एक ज़मीर, अंदर एक इंसान का ज़मीर है। जब रात को आप लेटते होंगे, सोते होंगे, तो एक इंसान निकलता है बीच में से कि यार आज मैंने क्या किया, आज मैंने फलाने को तकलीफ़ दी, मैंने क्यों दी तकलीफ़, वाई, या मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा गया जबकि मैं ऐसा नहीं हूँ। सो यू नो, लाइक दैट। आपको ये पता नहीं है कि भुट्टो साहब ने माफ़ी मांगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जब ये मेरे पर स्कैंडल बना। हनीफ रामे साहब को बुला के उन्होंने कहा जनाब ये ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने कहा जी इतनी बड़ी सुर्खी आ गई अखबार के अंदर, और माफ़ी की बात या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की माफ़ी की बात तो इतनी सी होगी, और ऐसे ही हुआ। दादा साहब बैठता था, मैं, लोगों ने कहा शायद साहब आजकल दादा साहब बैठे 12 साल हो गए, पता नहीं वहाँ क्या कर रहे हैं। या जस्ट इमेजिन, आप ज़रा इमेजिन करें लोगों की मेंटालिटी को ज़रा। नमाज पढ़ के आए, जब कहा जी नमाज नहीं है, टोपी ऊंची रखी हुई है ना। सो पीपल आर लाइक दैट, यू नो। ये आपको किसी हाल में जीने नहीं देंगे। अल्लाह, कुछ मामला तो सिर्फ आपके और खुदा के होते हैं ना, जो तो अल्लाह। सर दिस इज, देखें ना, आप मेरी, कौन होता मुदाखलत आप मेरी करने पर्सनल लाइफ के ऊपर क्यों आ रहे हैं? जी हाँ। और दूसरे, आपकी इबादतों का फैसला कोई इंसान कैसे कर सकता कैसे है? कर तो सकते हैं? अल्लाह जाने, हाँ जी, अल्लाह जाने। अल्लाह ताला कबूल So फरमाए। it is like that. I think it was not fair with me. स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। बहुत सारी यादों के साथ, बातों के साथ, बहुत सारे दुखों के साथ हैं जी। और बहुत सारी रंगीनियों के साथ हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली शाहिद साहब। मगर जो भी हैं,
खुलूस के साथ, सच्चाई के साथ और जो कहते हैं ना खुले और साफ दिल के साथ। वन एंड ओनली शाही साहब हमारे साथ मौजूद है। कहीं नहीं जाइएगा, प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी जी ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਂਡੇ ਕਲੀ ਕਰਾ ਲਓ, जी जी ਇਹਨੇ ਕਲੀ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਮੀ ਕੋ ਗੁੱਟ ਖਾ ਲਈ। शायद साहब आपकी बहुत सी फिल्में इंडिया ने कॉपी की हैं, कभी बॉलीवुड ने आपको इसका क्रेडिट दिया हो या आपसे कभी इजाज़त ली हो? नहीं जी, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने हमारी फिल्में कॉपी की। नौकर वोटी था, अपना तहजीब तहजीब की की, उफ ये बीवियाँ कभी कुछ है ना। उफ ये बीवियों की, उफ ये बीवियों की वो उन्होंने कॉपी की। वो बीवी नंबर 1 की बीवी नंबर 2, और गाने तो बेशुमार ही उन्होंने किए हुए। तो ये उन्होंने फिल्में हमारी कॉपी की। कैसा लगा आपको ये गाना, ये जो इतना बड़ा गाना, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, और फिर ये बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम? ये बहुत अच्छा गाना था, तस्लीम फाजिल साहब ने लिखा जी, था जी। ये भी। और मेरा ख्याल है कि सिचुएशन के ऊपर ज़बरदस्त किस्म की सिचुएशंस पे आए मेरे सारे गाने। और जो मुझे सबसे ज़्यादा अपना जो गाना अपनी ज़िंदगी में मुझे पसंद आया और जो मेरी सबसे बेहतरीन फिल्मों में शामिल है, वो प्यासा है और दीदार है। वो दोनों फिल्में हसन तारक साहब की हैं। हाँ। हालांकि मैंने उनके साथ अमराव जनादा में काम किया। उनके साथ आप ये देखें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अबाउट 55 फिल्म्स बनाई और 35 फिल्म्स में मैं उनके साथ। अच्छा, थे आप वैसे बड़े धड़े के आदमी थे। जब उनका अपनी अहलिया से इख्तलाफ हुआ तो आपने फिर रानी बेगम के साथ काम हाँ नहीं जी, किया? मैंने काम नहीं किया। फिर मैंने उनके साथ जब उनकी फिर उन्होंने एक फ़िल्म की फिर वतन, मैंने कोई उनके साथ कोई मेरे ख्याल है कम से कम कोई 28-30 फिल्मों में काम नहीं किया। फिर जब उन्होंने एक फ़िल्म की वतन, तो उन्होंने फिर मुझे एक बात कही, रानी बेगम ने। उन्होंने कहा मैं तुम क्या सी ना कि तेरे जेडे उस्ताद ने ना जेडे वाले साहब ਤੁਹਾਡੇ बने हुए ने, मैं कहा जी ये मैंने ज़रूर फिल्म ही लैनगे तो फिर करोगे ना नुकसान करके। मैंने कहा जी अब क्या कहूँ मैं आपको। फिर उसके बाद मैंने फिर उनके साथ काम किया। जी हसन साहब के क्या जज्बात थे जब आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया? चूँकि रानी बेगम भी उस वक्त उरूज पे थी और बहरहाल अच्छे आर्टिस्ट के साथ सब काम करना चाहते हैं, उनको भी नुकसान हुआ होगा, आपकी भी शायद ख्वाहिश रही हो। मगर जब हसन साहब को पता लगा कि शाहिद साहब ने यह फैसला किया है, कभी आपकी बात हुई उनसे? हसन साहब ने मुझे मना तो नहीं किया था। मना नहीं किया। दिस वॉज माई ओन डिसीजन, क्योंकि यू नो आई लव्ड हिम लाइक ए फादर, यू नो। और मेरे दिल में आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। जब भी मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, आजकल तो खैर रेगुलर पढ़ रहा हूँ मैं, माशाल्लाह, तो अपनी वालदा के और वाले साहब के बाद तीसरे नंबर पे हसन तारिक साहब का नाम लेता हूँ मैं ऑलवेज। और आई मिस हिम टू मच। जैसे मैं अपनी मदर को, अपने फादर को मिस करता हूँ, वैसे तो मैं मेरी जो 2 बहनें वो नहीं है दुनिया में, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा फील करता हूँ। हसन साहब को बहुत मिस करते हैं। मैं कहता हूँ कि आप सोच नहीं सकते, मैं जिस दिन उनकी डेथ हुई है, शाम को 7 बजे तो मुझे वो मिले। मैं एक फ़िल्म की शूटिंग करके आ रहा था और रात को 11 साढ़े 11 बजे उनकी डेथ हो गई। ये जो शाहिद साहब आपकी शख्सियत का ये जो पहलू है, अमूमन जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि जो मुख्तलिफ जो आपकी शख्सियत के दूसरे पहलू हैं, कुछ सच कुछ झूठ आपके मुताबिक, वो बयान करते रहे, लोग बताते रहे। मगर ये जो पहलू है अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ, अपने बड़ों का एहतराम, और ये इसको बिल्कुल भी क्यों लोगों ने बयान नहीं किया? अब देखें ना, ये जो ख़ुद बड़ी कमिटमेंट थी हसन, ये सारी दुनिया जानती है कि हसन तारिक साहब के साथ रानी बेगम का एक रिश्ता था, मगर जब इख्तलाफ हुआ तो आप हसन साहब के साथ आपने ये फैसला किया कि भाई मैं नहीं अब काम करूँगा उनके साथ। जी। तो ये एक तरह से एक मोहब्बत का सबूत था ना, एक अपने मेंटोर के लिए, एक अपने उसके साथ खड़े होने का एक वो था। तो मगर ये शख्सियत का पहलू आपकी कभी सामने नहीं आता, कभी डिस्कस नहीं करते लोग, बयान नहीं करते।
मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो ऑनेस्ट आदमी होंगे ना, जो भी हैं, मैं अपनी बारे में बात नहीं कर रहा, जनरली स्पीकिंग, वो पनिश ही खाएंगे। यू हैव टू बी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा मैंने सेट नहीं तोड़वाए या मैंने ऐसी बातें नहीं की, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा किया होगा, लेकिन जिस तरह बयान किया गया वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो अच्छे पहलू थे इनको उस तरह से, इनका तो कभी जिक्र ही नहीं आता, नेवर, कभी नहीं उन्होंने अच्छा जिक्र। मैंने आपको एक मिसाल दी है कि एक ज़माने में मैं दादा साहब जाके बैठता था, उन्होंने कहा आजकल शायद साहब, अब तंज देखें ना उसमें तंज कितनी है कि आजकल शायद साहब दादा साहब बैठ रहे हैं यार, व्हाट इज़ दिस। तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। जी शाह साहब, आपने कभी कामरान शाहिद साहिब से कहा कि तुम अपने शोबे का शाहिद हो, और कभी उन्होंने कहा कि आप जैसा स्टारडम पूरे शोबे में नहीं हो सकता? जी जी ऐसा हुआ। अच्छा, जी ऐसा हुआ। मैंने एक दफ़ा कहा, उसने कहा यार देखो बात सुनो, मैंने कहा माशाल्लाह कामरान तुम्हारा बड़ा नाम है, सारा कुछ है, और अगर माशाल्लाह तुम्हें 5 करोड़ लोग जानते हैं तो मुझे भी कुछ 6-7 करोड़ तो जानते हैं। वेरी स्वीट बॉय। और उन 7 करोड़ में से 6.5 करोड़ खवातीन। मिर्जान वो ऐसा है कि मेरे छोटे भाई, वो ऐसा है कि अभी हाल ही में उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया, हाँ कामरान ने, कामरान, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने बड़ा मुझे पनिश किया ये तो जो भी माँ बाप हैं, ये मेरा एक मैसेज है, ठीक है, कि वो अपनी औलाद को वो कभी भी जितनी वो सख्ती करते हैं या जो भी कुछ करते हैं, इट इज़ फॉर द बेटरमेंट। जी जी, भलाई के लिए, इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो मेरा यही है कि मैं उसको हमेशा कहता हूँ कि जो वो थोड़ी बहुत ही जो भी तुम्हारे साथ सख्ती की गई, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाहता था। हाँ हाँ हाँ, आप समझ रहे हैं? कहीं कामरान से, यहाँ सुनेगा। तो ये कामरान साहब मैं कहना चाह रहा था कि ये जो सख्ती है जो आपको मिली ज़िंदगी में, आपने नाम भी तो माशाल्लाह बड़ा पाया। हाँ, इसी वजह से ये आप ऐसे कामरान नहीं हो गए, ऐसे कामरान पूरी हुए कामयाब। वो आप देखिए, एक शेर आप उसको और सुना सकते हैं जी। वो मेरा शेर था शाहिद भाई कि माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफिक डांट। माँ के हाथ की चूरी, अल्लाह आपको सलामत रखे, मगर ये हकीकत है कि माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफिक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू जी। शाहिद साहब, आप पे जितने भी गाने पिक्चराइज हुए आज तक, उनमें आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? मैं सबसे ज़्यादा जो गाना मुझे पसंद है, अपना गाना जो पसंद है, वो मुझे रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए। हमारी सोच कितनी अपना मिलती है। हाँ, मैंने आपको बताया हजारों बार। जी आप भी तो रोमांटिक है ना माशाल्लाह। सर वो अभी आपने जिक्र किया तस्लीम साहब का, और हकीकत है जी जी, वो लिखा हुआ, वो कंपोज हुआ हुआ, जिस तरह से वो आप अंदाज़ा करें ना कि हम दो इसी शोबे के लोग हैं, मतलब सिल्वर स्क्रीन है और क्लोजअप्स हैं जी जी, क्या उसका इम्पैक्ट होता होगा जी। और क्या तासुरात हैं। और आप एक चीज़ और देखिए कि उसके अंदर जो मियाँ और बीवी का और मर्द और औरत का जो एहतराम का, वाह 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 वाह, है ना, वाह वाह वाह, वो उसके अंदर है। हाय हाय हाय, उसके अंदर कहीं पे भी, यानी कि वो जज्बा जो है, जो एक ज़िंदगी के सफ़र का आप आगाज़ करते हैं और एक आपका हमसफ़र होता है, बहुत उसमें एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है ना उस गीत में आपको नजर आता है। जी जी, और फिर क्या बोल हैं उसके, वाह, पहले जहाँ फिर जाने जहाँ फिर जाने जाना हो। जी जी, वो उसके अंदर इतनी उसके जो अल्फाज हैं, उसको अगर आप थोड़ा सा उसकी गहराई में जाएं, थोड़ा सा, पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदामा हो गए, यानी कि उसकी तारीफ देखें क्या बात, और किस नजाकत से कर रहा है जी, क्या बात। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, क्या इट वाज ब्यूटीफुल सॉन्ग, क्या। और आप सब लोग वो जैसे कहते हैं ना, वो कभी कभी आप लोगों के पोस्टर्स पे लिखा होता था ना फन की बुलंदियों पे, जी वो आप सारे उसमें फन की बुलंदियों पे नजर आते। और क्या पिक्चराइज किया है उन्होंने गाना, अल्लाह ताला सुलेमान साहब को भी बहुत याद क्या करता हूं कह रहे हैं सुलेमान साहब, क्या जमालियात थी इन लोगों की, क्या इस्तेफाक थी। जी
शाहिद साहब किस हीरोइन के साथ काम करके आपको अच्छा लगता था और किस हीरोइन को आप अवॉइड करते थे? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल किया है ना भाई। मैंने अवॉइड तो किसी को नहीं किया। मेरी सारी हीरोइनें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अच्छा किसके साथ लगता? सबसे ज़्यादा मुझे फ्रैंकली बताऊं, जी सर, उस संगीता बेगम के साथ। संगीता साहब के साथ अच्छा। क्योंकि हम कुलीग्स से इकट्ठे ही आए थे हम, और उसमें झिझक नहीं थी, मुझ में भी नहीं थी। दूसरों में तो फिर थोड़ा सा, मतलब जैसे रानी बेगम थी, तारिक साहब की वो वाइफ थी, तो उनको मैं भाभी भाभी कहता था, हिजाब रहता था। अब आप एक दिन तारिक साहब ने मुझे कहा कि यार ये तू एंड फट तू की कर रहा है? मैंने कहा ये अभी तो भाभी भाभी कर रहा था, मैं कैसे ले आऊँ वापस? जी शाहिद साहब, आपका क्या ख्याल है, आपसे पहले और आपके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आप जैसा वजी और हैंडसम हीरो कोई दूसरा हुआ है? भाई ये तो बड़ा अजीब सवाल है। वे तो अब तो माशाल्लाह काफ़ी हमारे हीरोज़ आ गए हैं, लेकिन इसके ऊपर तो आप ही कमेंट्स कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। ये आप कर सकते हैं या आप कर सकते हैं। सर हमारा जवाब है नहीं आया कोई। शायद तो एक ही थे। क्या वो क्या है, आप पे जो पिक्चराइज हुआ है बहुत खूबसूरत है। जी जी वाह, नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा। इसमें कोई शक नहीं कि हर शख्स की, हर हीरो की, हर आदमी की अपनी छब है, एक अपनी पहचान है, मगर वाकई शाहिद साहब जैसा कहाँ कोई दूसरा होगा। छोटे से वक्फे के बाद आप साथ हैं प्रोग्राम के अगले मरले में। आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद, और अपनी तमाम तर सच्चाइयों के साथ, यादों और बातों के साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फिल्म स्टार शाहिद। शाहिद भाई, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। जी जी। सो एनी रिग्रेट इन लाइफ? मेरी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई, जिसको मैं समझता हूँ पहली दफ़ा हुई, दैट वाज माय मदर। जब आप स्कूल से आए? जी, मैंने आपको सारा बताया, स्कूल से आया। और उस एज क्या थी आपकी शायद? मेरा ख्याल है उस वक्त मैं 9 या 10 साल का मैं होगा, 10 साल का। थोड़ी यादें मेरी हैं। हाँ। कैसे मैं बैठा हुआ था 31 दिसंबर, मेरी जो अम्मा थी वो मुझे लेने आती थी, वो नहीं आई, मैं बैठा हुआ हूँ। तो इतने में मेरी प्रिंसिपल आई, मिसेस वाइट, तो मुझे कहती व्हाई यू सिटिंग हियर? मैंने कहा मैडम, मैं खड़ा हो गया एकदम। मैंने कहा मैडम, ने कहा आई एम वेटिंग फॉर माय सर्वेंट, यू नो। कहती नो 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 नो, इट्स 5 o'clock, इट्स 5 o'clock, यू हैव टू गो। तो मैं कैथेड्रल हाई स्कूल में पढ़ता था, मेरे घर से बिल्कुल नज़दीक था। तो आप यकीन करें कि वो हार्डली 5 या 6 मिनट का रास्ता है वहाँ से, और मुझे ऐसे लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तपते हुए रेगिस्तान में मुसाफिर को छाँव मिल जाए। मुझे क्या पता था कि आगे क्या होना है। मुझे आगे गया तो गाड़ी, और मुझसे चला नहीं जा रहा था, मुझे लगा था जैसे माइल्स एंड माइल्स चलाऊँ मैं। जैसे जैसे मैं घर के पास गया, देखा मैंने गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पूरे लाहौर के डॉक्टर्स आए हुए थे। फिर जो सबसे जो ट्रेजेडिक पॉइंट मेरी लाइफ में है कि मैं उनकी खिदमत नहीं कर सका, लोगों की, माओं की, बहनों की। आई बिन आउट एंड आउट फॉर देम। और इतना उरूज, शोहरत, पैसा तो खैर पहले भी आप फैमिली के पास था, बट आई मिस्ड। आप यकीन करें कि मैं कोई ऐसा टाइम नहीं होता था कि मैं शूटिंग से फारिग होके अपनी मदर की कब्र पे नहीं गया हूँ। जब रात के 3 बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, फिर मुझे एक बुज़ुर्ग मिले वहाँ। उन्होंने मुझे कहा कि शाहिद साहब, दिन में आया करें, ये रातों को ना आया करें आप। सो दिस वॉज ए बिग ट्रेजेडी ऑफ माई लाइफ। तो 9 साल का शाहिद कभी भूला नहीं आज तक? सर, ये तो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा पास्ट है, ऐसा पहलू है कि अगर मैं कुछ और आपसे बात शेयर करूं तो आप परेशान हो जाएंगे। मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की कि मैं इस दुनिया में ना रहूं व्हेन आई वाज हार्डली 14 or 15 years. I was so involved with my mother
कि वो रुख मैंने जहाँ से मुझे मिला वहीं से नुकसान हुआ। ओह, वो ममता ढूंढते रहे, वो हर ढूंढता रिश्ते रहा। में आप। उसका फिर जो रिवॉर्ड मुझे मिला है, दैट इज वेरी सैड। यानी कि पॉजिटिव साइड पे नहीं गए लोग। और शायद यही वजह है कि हसन तारिक साहब हों, नदीम साहब हों, एग्जैक्टली आगा तालिब साहब हों, एग्जैक्टली जो भी रिश्ता आपको, मैंने आपको पहले बताया कि जब तारिक साहब के साथ मेरी ये तीसरी फिल्म थी, अमराव जनादा के बाद उन्होंने बनाई तहजीब बनाई, अमराव जनादा बनाई, तीसरी फिल्म उन्होंने ख़ास तौर के ऊपर मेरे लिए प्यासा उन्होंने क्यों नाम रखा, मदर का प्यासा। यू गॉट द पॉइंट, मदर का, माँ का, माँ का। तो ये नाम जो उन्होंने रखा प्यासा, ये शायद हमीद के ऊपर रखा गया था कि यार ये, और मैं कहता हूँ कि आप यकीन करें कि अगर आप कभी कोई टाइम मिले आप उस फिल्म को देखें कि उससे अच्छी परफॉर्मेंस मैं कभी कर नहीं सकता। जो उसके डायलॉग्स थे, जो उसका, यू नो, आई वाज प्लेइंग 7 शेड्स इन दैट मूवी, कि माँ के साथ क्या रवैया है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या रवैया है, क्लब के अंदर जाता है उसके साथ क्या रवैया है, और जो सारे सुतेले बाप के साथ किस तरह उसका एटीट्यूड है देखने का। और माँ जब उसको लोरी सुनाती है, उसको मारती, एक सीन ऐसा है जिसमें वो सभी अपना नैयर भाभी ने ओरिजिनल थप्पड़ मारे, और उसमें था कि उसमें चूँकि करेक्टर ऐसा था कि उसको देखने ऐसे था, हिलना भी नहीं था, थप्पड़ पड़ रहे हैं उसमें हिलना भी नहीं था, उन्होंने सीधे सीधे थप्पड़ मारे मेरे, तो 2 दिन तो शूटिंग ही नहीं, मेरा मुंह सूख गया था। तो फिर वो जो सारे दिन का उसका गुबार है जो घर से शुरू हुआ, फिर बाप ने क्या कहा और माँ ने क्या कहा, और जो उनकी मतलब हीरो ने, रानी बेगम, उन्होंने क्या कहा, फिर वो क्लब के अंदर आता है, क्लब में आके ड्रिंक करता है, वहाँ से निकलता है वहाँ पे, फिर उसका आखिर में आता है कुत्ता उसका फ्रेंड है। दैट वाज हाईलाइट। वो फिर आगे कुत्ते के सारा दिन की जो उसके साथ हुई होती है वो फिर बयान करता है, और फिर आखिर में जान के वो लेट आता है और आगे बेल बजाता है, हंसता है, डिस्टर्ब करता है अपने। सो इट वाज लाइक दैट। तो ये ज़िंदगी का एक ऐसा है कि ये कभी वापस नहीं आ सकता। आई एम हेल्पलेस, अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ बस। तो ये बहुत कम लोगों को पता है। मेरा ख्याल है हसन तारिक साहब के सिवा किसी को पता नहीं है इस बात का जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी सिस्टर्स को मतलब इस बात का अंदाज़ा हो कि ये मिस करता है। मेरी वाइफ को, मुन्नज़ा शायद जो मेरी वाइफ है, फैमिली वाइफ हैं, ये उनको अंदाज़ा हो इस बात का, बेटों को भी शायद हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो इतना हो उनको, क्योंकि वो बड़े छोटे थे उस वक़्त जब मैं फिल्म कैरियर में आ चुका था। ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं किस मौके पे आपको अपनी वालिदा सबसे ज़्यादा याद आई? जब मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई तो मेरी फैमिली का कोई मेंबर नहीं था, क्योंकि घर से बाहर निकाला हुआ था मैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा याद जब मुझे अपनी मदर आई और आती रहती हैं, वो ऐसे ऐसे मौक़ों पे जब मेरी बहनों की शादी हुई, मैंने कमाना शुरू कर दिया, बड़ा कुछ हुआ, बहुत कुछ करता रहता था, बट आई वॉज मिसिंग हर ऑलवेज, यू नो, ऑलवेज। आप यकीन नहीं कर सकते। और मेरे फादर भी बड़े जल्दी चले गए। मैं हार्डली आई वॉज 24 ईयर्स। तो जब मेरे 75 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो वो लम्हात भी ऐसे थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो ऐसे थे कि जैसे कि मैं इस दुनिया में बस सिर्फ अकेला रह गया हूँ। अब सिर्फ खुदा के बाद एक ही आदमी है और उनका नाम है हसन तारिक साहब, और वो भी 83 में चले गए। सो कुछ पहलू ऐसे आए लाइफ के अंदर, बड़ी जल्दी जल्दी आ गई, है ना जी। मतलब मैं चाहता था कि मैं अपनी माँ की खिदमत करता, मैं अपनी माँ को पता नहीं क्या कर देता, यानी कि दुनिया की
हर चीज़ में लुटा देता अपनी वालदा के लिए। हर बेटा करता है, लेकिन मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता, चाहे कुछ ना होता मेरे पास, बस आई वुड हैव डन इट। तो ये एक ऐसा टीजिंग पॉइंट है ना मेरा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। माय फादर, माय मदर, मैं आपको बता नहीं सकता क्या खूबसूरत जोड़ा था। और मैंने ऐसे खामिद को रोते भी नहीं देखा जैसे अपने वालिद साहब को देखा मैंने। जब आपकी वालदा की, जी मेरी वालदा की डेथ हुई, में मोहब्बत करते थे बहुत, बेपनाह बेपनाह बेपनाह, आप सोच नहीं सकते जो हमने इतनी यंग एज में देखा है। पहले ही वॉज क्राइंग लाइक ए चाइल्ड, माई फादर वॉज क्राइंग लाइक ए चाइल्ड। तो जो मैं आपके प्रोग्राम में बातें कर रहा हूँ उससे पहले कभी हुई नहीं आज तक, आपको पता है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मोहब्बत है आप जी। तो लाइफ में ट्रेजेडीज हैं, खुशियाँ भी हैं। हैप्पीएस्ट मोमेंट शाहिद साहब की जिंदगी का? मेरी जो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी जब मेरी तहजीब फिल्म रिलीज हुई। अच्छा, ओ, उसमें ऐसी क्या खास बात थी जो बाकी फिल्मों में नहीं थी? कि ये अमन बिल्कुल सामने लगी हुई थी, ये अमन भी सुपर हिट। उसके अंदर स्टार्टिंग में मुझसे, उसमें मैं गेस्ट आर्टिस्ट था, कैमियो जिसे कहते हैं। हाँ जी। उसमें मैंने एक कैप्टन का रोल प्ले किया, वो भी सुपर हिट, इतनी जबरदस्त फिल्म। लेकिन मेरी जिंदगी का जो ब्रेकिंग पॉइंट आया और जिंदगी की जो खुशी की इंतहा थी, तहजीब थी, वो तहजीब थी। मतलब शाहिद ये फरमाइए, शाहिद साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरी ज़िंदगी का जो है ना, मेरी 4 बहनें हैं, अब तो 2 रह गई हैं। और मेरी ज़िंदगी का जो सबसे, जो मैं अब भी महसूस करता हूँ राइट नाउ सिटिंग बिफोर यू, कि मेरी सारी फैमिली जो है वो बाहर है। 4 बहनें बाहर, 3 कनाडा के अंदर, एक बड़ी बहन जो है जिन्होंने पाला है हमें, वो लंदन में बैठी हुई है। तो आप ये देखें ना कि मैं, आई एम ए वेरी फैमिली टाइप ऑफ पर्सन। हमारा आना जाना लगा, ये तन्हाई महसूस है, बिगेस्ट ट्रेजेडी, इट्स अ बिगेस्ट ट्रेजेडी। मैंने खुद नेशनलिटी कनाडा वगैरह की नहीं ली, हालांकि मेरे लिए कोई बात नहीं थी, मुझे अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है। तो ये मैंने कहा मेरा तो उसमें नहीं, हालांकि मेरे और बहुत सारी फैमिलीज हैं मेरे, लेकिन जो एक जी बहनों की यू गॉट माय पॉइंट। जी मेरी भांजी, मेरे भांजे, ये ऑल आर आउट। कहाँ जाऊँ भाई मैं? सब कुछ होते खाली खाली लगता है ना। मैं कहता हूँ आप तशरीफ लेके आएंगे जब आप खुद महसूस करेंगे मैंने जो आपसे बात की है। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा एक ड्रॉबैक रहा। शाहिद भाई, तल्ख तरीन याद आपकी ज़िंदगी? तल्ख तरीन, वो सियासी बात ना हो जाए लेकिन मैं करूँगा ज़रूर, कि मुझे ज़िया-उल हक साहब ने एक पनिशमेंट दी, नाजायज़ मुझ पे केस बनाया गया। और वजह क्या थी? भुट्टो साहब से आपकी मोहब्बत जो थी? मोहब्बत जो थी, दिस वाज द कॉज। और आपको ये भी बताऊं कि सारा कैरियर मेरा तबाह बर्बाद हुआ। मैं उस वक़्त कुछ 28-30 फिल्में छोड़ के पाकिस्तान से गया। आप जिला वतन हो गए? जी, मैं फिर सेल्फ एग्जाइल जिसे कहते हैं। जी, वो फिर रहा। और ज़िंदगी का जो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, ये इमरान, ज़हीर, कामरान, इमरान, तो जब मैं जा रहा था, तो जब मैं एयरपोर्ट पे था, तो आई वाज थिंकिंग कि शायद मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, बिकॉज हालात ऐसे थे। और दैट वाज माय बिग ट्रेजेडी ऑफ माय लाइफ। और कितने अरसे आप एग्जाइल में रहे? मैं रहा हूँ कोई 8 साल। 8 साल जी। और फिर 88 में जब जी बेनज़ीर साहब आई, हाँ, तब फिर आप वापस? जी, मैं जब फिर वापस आया, और फिर वही टेबल थी, वही जज साहब थे, वही हर चीज़ थी,
और वही कह रहे थे आप बाइज्जत बरी। जस्ट इमेजिन कि इंसान का एक नजायज़ ना किसी का लेना ना किसी का देना, सिर्फ इस बात के ऊपर आपको पनिश दी कि मैं भुट्टो साहब का आशिक हूँ, ये कहा कि शराफत है। यानी कि आई डोंट हैव एनी राइट टू से। आप ये सोचें कि अगर आप मुझे कहें कि मैं शाहिद साहब से मोहब्बत करता हूँ एज ए हीरो, एज ए स्टार ऑफ पाकिस्तान, तो इस पे आपको पनिशमेंट मिल जाए। आई हैड सफर अ लॉट, लेकिन अल्लाह पे बड़ा भरोसा था मुझे। सो दैट टाइम, माई टाइम विच वॉज लॉस्ट, वो जो प्राइम टाइम था ना, वो फिर जो मेरे बच्चे छोटे थे, कितनी एग्रेशन होगी मुझ में, बताया आपने। सो पीपल डोंट थिंक लाइक दैट, आई डोंट थिंक सो, कि लोगों को उनके वो भी नहीं है, मतलब एक्चुअली ना व्हाट आई फील इज़ कि यहाँ पे किसी की रिस्पेक्ट नहीं है। जो मेरा पर्सनल अपनी मेरी फीलिंग्स हैं कि यहाँ पे किसी शोबे में भी देख लें आप, एनीवेयर यू गो, व्हाई। आप क्या समझते हैं, अभी आपने गुफ्तगू में आगा तारिक साहब से लेके हसन तारिक साहब से लेके मतलब किस आदमी का जिक्र आपने नहीं किया एहतराम से, इवन उन लोगों का जो एक तरह से जिनके साथ आपका मुकाबला था, भले वो सीनियर थे, नदीम साहब या वही साहब, मगर आपने इंतहाई एहतराम से उनका जिक्र किया। ये जो एहतराम में और इज़्ज़त में कमी आई है, जिसका गिला आप भी कर रहे हैं, ये पहले भी था या अब हुआ है और क्यों हुआ है? ये सारा कुछ जो हुआ है जब रिवोल्ट हुआ अगेंस्ट मिस्टर भुट्टो, वहाँ से शुरू हुआ है ये। माशरा बदल गया, आप समझते हैं उसके बाद? देखें ना आप, जब आपको अपनी वैल्यूज़ की ख़त्म हो जाए, बस मेरी वैल्यू ही ख़त्म हो गई, देन व्हाट, बाकी क्या रह गया? उसके बाद जो एक फीलिंग आई और वो फीलिंग चलती गई, एंड यू नो इट, मैं तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, आई एम फॉर एवरीबडी। जबर की फीलिंग थी ना जी। तो अब ये देखें आपके, अब एवरीथिंग इज बिफोर यू। कोई ऐसी चीज़ शायद भी जो आप समझते हैं कि काश ये ज़िंदगी से डिलीट हो जाए या रिवर्स हो जाए? हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर, जो मैं समझता हूँ कि जो मेरे बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया गया, उसमें सही बातें भी हो सकती हैं, शायद वो निकल जाएं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं लाइफ के अंदर, मिसाल के तौर पे मेरे ऊपर नाजायज़ केसेस बने गए, वो भी डिलीट हो जाए। काश वो ज़माना दोबारा आ जाए, वो ज़माना कि मैं टेक्सला में शूटिंग कर रहा था और वहाँ पे नया मैं 72 की बात है, और वो वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज की लड़की आई हुई थी, और वो जो कॉन्टिन्यूटी की शर्ट थी उन्होंने लीर और लीर कर दी उसको। और ये डिलीट करना चाहेंगे आप? इसको तो डिलीट नहीं करना चाहूँगा। अच्छा। ये तो मैं अपना खुशी का मंजर बता रहा हूँ। ये कह रहे हो दोबारा हो जाए? दोबारा हो जाए ये कह रहा हूँ। और डिलीट इससे पिछली चीज़ें जो आपने गिनवाई वो करना चाहिए? जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के जो लम्हे ऐसे गुजरे हैं, जो मैं यहाँ से जाता था, कोयटा जाता था, मेरे प्रोड्यूसर तंग आ गए मुझसे कि पता नहीं इसको सज़ा होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर मैं पाकिस्तान छोड़ के चला गया। अल्लाह करे ये भी डिलीट मेरी लाइफ से हो जाए। और सबसे बड़ा पहलू जो है मेरी लाइफ से कि मैं उन लोगों को, उनमें सबसे सरफरिस्त मेरी वालदा हैं और मेरे वाले साहब हैं, हसन तारिक साहब हैं, ये मेरे जहन से किसी तरह निकल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा, ये डिलीट हो नहीं सकती चीज़ें। ये फरमाइए कि आपने बार बार जिक्र किया अपनी वालदा का, वालिद साहब का, हसन तारिक साहब का, ख़ास तौर पे दीगर लोगों का, ये सब दुनिया से जा चुके हैं। वो लोग जो हयात हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं, मगर मुद्दतों आपकी मुलाकात, जैसे आपने बहन भाइयों का जिक्र किया, कहीं भी आपके दोस्त, रिश्तेदार, पुराने साथी, सबसे ज़्यादा किसे याद करते हैं? जो मेरे कोलीग्स में हैं,
जो मेरे वैसे हैं, असलम परवेज साहब को बहुत याद अरे करता हूँ मैं, प्रिंस को। मेरे एक और दोस्त हैं, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, जाहिद खान। जाहिद खान, वो आंसू के अंदर थे मेरे साथ। और जो हयात हैं लोग, बड़ा मुझे फील होता है, जैसे नदीम साहब हैं, वो कराची में बैठे हुए हैं, उनको बहुत याद करता हूँ मैं। काश वो लाहौर में होते। और मेरे मिलते रहता हूँ लोगों से, मैं बुलाता भी रहता हूँ, मुझे भी लोग बुला लेते हैं। मतलब वही साहब को बहुत याद करता हूँ, अली साहब को बहुत याद करता हूँ, रानी बेगम को बहुत याद करता हूँ, मतलब दीवा बेगम को बहुत याद करता हूँ, क्योंकि मेरी पहली 5 फिल्मों की हीरोइन वही थी। मेरी पहली पंजाबी फिल्म की हीरोइन भी वही थी, अब्बास नौशा साहब। हाँ, शुरू में जिन्होंने ब्रेक दिया, उन्होंने। ये बताइए, किसी चीज पे कभी गिल्ट रहता है? जी, होता है, मुझे बहुत ज्यादा होता है। और वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मेरी वाइफ है कि शुरू में जो कितना बिजी रहा मैं, उनको ज़रा प्रॉपर टाइम नहीं दे सका मैं। जो मेरी फैमिली वाइफ है मुनज़्ज़ा शाहिद, शी इज़ वेरी नाइस, अल्लाह करे सबकी बीवी ऐसी हो। कभी आज तक उन्होंने पूछा ही नहीं मुझे कि किधर से आए हो, किधर जा रहे हो। एंड आई रियली फील वेरी, और अब तो कुछ सालों से तो बहुत ही ज़्यादा फीलिंगफुल हो गया हूँ मैं, मतलब ज़्यादती हुई है। और आपने कभी उनसे इस बात का इजहार किया? जी, 80% माफ़ी हो चुकी है, 20% रह गई। और आप देखिए कि वैसे क्या अच्छी वो खातून है, कैसी उन्होंने परवरिश की जी आपके बच्चों की, जी, अपने बच्चों की, कैसे शानदार। नो डाउट, ये सारे उन्हीं के करामात हैं। बाकी तो कि 20% भी इंशाल्लाह दुआ करें मेरे लिए। अल्लाह ताला आपको जी शीरो शकर रखे और बहुत मोहब्बत रखे आपके घर में। थैंक यू। और बहुत खुशियाँ दे। थैंक यू। शायद भाई फरमाइए, मेमोरेबल मोमेंट। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश यही रही है कि मेरा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे। आप बिलीव करें, ये कोई मैं पॉलिटिकल बात, कोई ऐसी मतलब, क्योंकि आई हैव सीन ए वेरी गुड टाइम ऑल्सो। मतलब जैसे हम चाहते थे कि वैसा हुआ नहीं। जो मेरा ज़िंदगी में जो वेयर आई फील, और जब मैं, अब तो ये हालत हो गई है जनाब कि करवटें भी बदल रहे होते हैं तो कलमा पढ़ रहे होते हैं। आप बिलीव करें, मतलब एक आता है एक लाइफ के अंदर ना, एक टर्निंग पॉइंट आता है आपकी लाइफ में। मैं आपको सही बता रहा हूँ ये कि व्हेन यू आर, जब आप इस तरफ चलते, कई दफ़ा उखड़े भी, मतलब कई दफ़ा नमाजें छोड़ भी दी, तो फिर आए दोबारा। लेकिन आपका बेहतरीन लम्हा जो है ज़िंदगी का, व्हाट आई फील इज, और आपको जहाँ खुशी मिल सकती है और कहीं दुनिया में नहीं मिल सकती, वो आपका सजदा है, बस, दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने वक्त दिया। आप पाकिस्तान का, सब कॉन्टिनेंट का, फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही गैर मामूली, बहुत ही बड़ा नाम है। करोड़ों आपके चाहने वाले थे, करोड़ों आपके चाहने वाले आज भी हैं। आपने वक्त दिया, आपका हमारे शो में आना हमारे लिए बड़ी इज्जत और तौकीर का बायस है, बड़ी नवाजिश। इट्स ऑनर फॉर मी, आई एम विद यू, आई एम विद यू, आई एम विद यू। थैंक यू। और जितना आपका ये स्टाफ है, आई एम वेरी थैंकफुल कि इन्होंने इस तरह में पिक्चराइज़ किया और इतनी मोहब्बत से मिले सब। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ज़बरदस्त को और ज़बरदस्त करे। थैंक यू सो मच, बड़ी बड़ी इज्जत अफजाई। और नाज़रीन, ये था आज का शो। और शाहिद भाई ने, मोहतरम शाहिद साहब ने जिस बात पर प्रोग्राम का अख्ताम किया, अल्लामा के एक शेर मुझे से याद आता है, उसी पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। और यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत भी है, ये सजदा जिसे तू गरां समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। शुक्रिया। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।